पड़ेगी कि नहीं। तो इस पूरे मसले पर कबीर दास जी कहते हैं, गुरु बिन ज्ञान न उपजई, गुरु बिन मलई न मोश। गुरु बिन ज्ञान न उपजई, गुरु बिन मलई न मोश। गुरु बिन लिखाई न सत्य, गुरु बिन लिखाई न सत्य को, गुरु बिन मिटे ना दोष। तो हमारे समाज में गुरु की बहुत अहमियत है। चाहे कितनी टेक्नोलॉजी आ जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, उस्ताद की जगह कोई नहीं ले सकता। और ये बात कबीर भी वर्षों पहले बता चुके हैं। तो गुरु की जगह कोई नहीं ले सकता। और इसी के साथ जो है हम कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे और जिस तरीके से ये हम चर्चा कर रहे हैं, सार्थक संवाद कर रहे हैं, जिस तरीके से हम अलग अलग मुद्दों पर, शिक्षा से जुड़े मुद्दों पर आज बात कर रहे हैं, ये बहुत जरूरी है देश के भविष्य और छत्तीसगढ़ के भविष्य के लिए। तो ये बहुत जरूरी है। और INS 24/7 एक जिम्मेदार चैनल है। हम समाज में शिक्षा के महत्व और शिक्षा के बदलते परिस्थितियों पर आज हम चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि ये आज के वक्त की, आज के समाज की जरूरत है कि हम इस पर बात करें। क्योंकि इल्म की दुनिया में वर्ल्ड जो है वो तेजी से बदल रहा है। हमारे राज्य के लोग, हमारे लोग जो भी वो बदले, इसके लिए हमें जरूरत है कि आज अपने विद्वानों के बीच पहुंचकर उनके साथ सार्थक संवाद को सुने। तो आप इत्मीनान से बैठिए, हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अगले सेशन की तरफ चलते हैं। अगला सेशन जो है उसके तमाम मेहमान हमारे बीच आ गए हैं, उनके नामों का हम ऐलान करते हैं। सबसे पहले हम स्पीकर डॉक्टर माफ करिए स्पीकर सोनल भारद्वाज न्यूज एडिटर जी को मैं मंच पर आमंत्रित करूंगा कि वो मंच पर आए। इसके अलावा हमारे पैनलिस्ट हैं संजय जोशी, सचिव सरस्वती शिशु मंदिर रायपुर, यशपाल शर्मा, प्रिंसिपल दिल्ली पब्लिक स्कूल दुर्ग। एक एक कर मेहमानों से आग्रह करूंगा कि आप मंच की शोभा बढ़ाएं। आशुतोष त्रिपाठी, चेयरमैन कृष्णा पब्लिक स्कूल रायपुर। तो आप सभी मेहमानों से मैं गुजारिश करूंगा कि आप मंच पर आएं और तमाम मेहमानों के लिए एक बार जोरदार ताली जरूर बजाइएगा। लेफ्टिनेंट कर्नल अविनाश सिंह, प्रिंसिपल राजकुमार कॉलेज। आपसे सर आग्रह करूंगा कि मंच पर आएं, मंच की शोभा बढ़ाएं और इस चर्चा में शामिल हो। संजय रुंगटा, चेयरमैन संजय रुंगटा ग्रुप। चलिए, इसी बीच हमारे बीच विधायक रायपुर उत्तर पुरंदर मिश्रा जी पहुंच गए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। तालियों से इनका स्वागत करें। हमारे बीच मौजूद हैं पुरंदर मिश्रा जी, जो कि एक बार जोरदार तालियां बजाएं। हमारे बीच विधायक पहुंच गए हैं पुरंदर मिश्रा। बिल्कुल। और हमारे बीच सेकंड सीजन के जो पैनलिस्ट हैं वो भी मौजूद हैं। एक बार फिर से उनके नाम में दोहरा देती हूँ। संजय जोशी जी हैं, सचिव हैं सरस्वती शिशु मंदिर रायपुर के। यशपाल शर्मा जी हैं, प्रिंसिपल हैं दिल्ली पब्लिक स्कूल दुर्ग। आशुतोष त्रिपाठी जी हमारे साथ मौजूद हैं, कृष्णा पब्लिक स्कूल रायपुर से। लेफ्टिनेंट कर्नल अविनाश सिंह हमारे साथ मौजूद है, राजकुमार कॉलेज के प्रिंसिपल हैं ये। संजय रुंगटा जी हमारे साथ मौजूद हैं, चेयरमैन हैं संजय रुंगटा ग्रुप के। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैम, ओवर टू यू। धन्यवाद, आभार राष्ट्रीय और नदीम जी, और यहाँ पहुँचे सभी लोगों को मेरा प्रणाम है, क्योंकि मेरे गुरु भी हैं यहाँ बहुत सारे। तो सबसे पहले आप सभी को प्रणाम है। आज एजुकेशन पर ही चूंकि कार्यक्रम हो रहा है, तो मुझे डर भी लग रहा है, जैसे क्लास में फर्स्ट क्लास में जब लगता था हम मिलते थे। पहले के टीचर्स से बहुत लगता था सर, बहुत पीटते थे वो लोग। अभी तो बहुत मुश्किल हो गया RTE के बाद कुछ मुश्किलें आप लोगों के लिए भी हुई है। एग्री करते हैं सर? सर ये माइक प्लीज, सर ये आपका सर। तो सर हम स्कूल एजुकेशन पर बात करने जा रहे हैं। चूंकि फाउंडेशन वो सबसे महत्वपूर्ण हो, चाहे हम मकान बनाएं या फिर इंसान बनाएं, क्योंकि जब तक नींव मजबूत नहीं होगी तब तक कुछ भी मजबूत नहीं है। ऐसे में इस वक्त जो मंच पर मेरे साथ मेहमान बैठे हैं वो सभी नींव तैयार करते हैं, उसे मजबूत करते हैं, और इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण स्थान है सर आप लोगों का। स्वागत एक बार फिर से हरिभूमि और INS 24/7 परिवार की तरफ से आप सभी का। और पहला सवाल मैं शुरू कर रही हूँ, चूंकि हमारे साथ सभी निजी स्कूल वाले जो हैं ऑनर्स बैठे हुए हैं, दिग्गज बैठे हुए हैं। तो जब भी बीइंग अ पेरेंट कोई ये सोचता है निजी स्कूल, तो मुझे लगता है कि सबसे पहले उससे पूछा जाता है, आप लोगों को हो सकता है सवाल बुरा लगे पहला, लेकिन मैं शुरुआत इसी से करूंगी, क्योंकि मैं बीइंग अ पेरेंट जब सोचती हूँ तो फीस कितनी होगी, तो फिर आता है कि भाई बड़ी महंगी फीस लेते हैं। लेकिन अफोर्डेबल एजुकेशन, क्योंकि आप भी तैयार कर रहे हैं हमारी पीढ़ियों को, और आजकल बहुत सारी चीजें हैं, तो अफोर्डेबल एजुकेशन के लिए मैं सबसे पहले आपका रुख कर रही हूँ सर, और आपसे ये समझना है
कि आपने तो बहुत जल्दी शुरुआत की, आप सरस्वती शिशु मंदिर से, इसलिए आपसे शुरुआत कर रही हूँ। अफोर्डेबल एजुकेशन के बारे में क्या बोलेंगे? लोग बोलते हैं बड़ी महंगी है, लेकिन आप इससे इत्तेफाक रखते हैं क्योंकि ज़रूरतें भी तो बढ़ी हैं। एफोर्डेबल एजुकेशन के बारे में दो अलग अलग प्रकार हैं। एक तो हम एजुकेशन को जब देखते हैं तो सामान्यतः शहरी क्षेत्र में रहते हैं तो यहाँ का एजुकेशन, और एक होता है ग्रामीण क्षेत्र का, वनवासी क्षेत्र का एजुकेशन। आज भी ग्रामीण क्षेत्र वनवासी क्षेत्र में जो एजुकेशन का लगभग 90% सेक्टर है वो गवर्नमेंट सेक्टर है। तो वहाँ की फीस, वहाँ का वातावरण वो बिल्कुल अलग है जी। सरस्वती शिशु मंदिर की बात करूं तो प्राइवेट स्कूल की सबसे बड़ी नेटवर्क चेन हमारे विद्यालय की है। छत्तीसगढ़ में 1100 सरस्वती शिशु मंदिर है जो बिना प्रॉफिट, बिना लॉस के चलती है। एक विशेष अवधारणा, विशेष कॉन्सेप्ट के साथ हम सरस्वती शिशु मंदिर का संचालन करते हैं। भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता, परंपराएं और भारत केंद्रित शिक्षा हो, ये हमारा मुख्य केंद्र बिंदु रहता है। और रही एफोर्डेबल की बात, तो बाकी स्कूलों में भी क्वालिटी एजुकेशन है, अनुशासन वहाँ भी है, बाकी सब चीज़ें प्राइवेट स्कूलों में भी है। लेकिन जिनकी जो क्षमता है, जिनकी जो स्थिति है, आर्थिक स्थिति, वो जिस स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाने की क्षमता रखता है तो वो उस हिसाब से चॉइस करने का जो एक विकल्प शहरी क्षेत्रों में है। ये एक प्लस पॉइंट ये है कि वो ग्रामीण क्षेत्र में नहीं है। तो शहरी क्षेत्रों में जो अच्छे विद्यालय उनको लगते हैं, जो उनकी आर्थिक स्थिति के अनुपात में आते हैं, उनमें वो जाते हैं बच्चे। ठीक है सर। सर यशपाल सर, छत्तीसगढ़ में शिक्षा की स्थिति ज़्यादातर मैं प्राथमिक तौर पे, क्योंकि क्या हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं सर? अभी पूरे देश की बात करें तो आपको लगता है कि हम उस जगह पर हैं? क्योंकि हमारे यहाँ ज़्यादातर तो लगभग मुझे लगता है कि 23% ही बच्चे हायर एजुकेशन की तरफ जाते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? और छत्तीसगढ़ की शिक्षा का स्तर प्राइवेट स्कूलों और सरकारी दोनों के बारे में पूछ रही हूँ, कहाँ स्टैंड कर रहे हैं सर? धन्यवाद मैम आपके प्रश्न के लिए। मैं एक बात कहूँगा कि छत्तीसगढ़ के स्थापना के बाद, क्योंकि अभी 25 साल लगभग छत्तीसगढ़ को बने हुए हो गए, तो जो सतत प्रयास यहाँ की सरकार ने लगातार किए हैं उनके नतीजे आ तो रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है अभी उसमें बहुत फासला तय करना बाकी है। एज पर एज एजुकेशन इन द अदर स्टेट्स आर कंसर्न, दूसरे प्रदेशों की जब हम बात करते हैं, हमसे पहले वाले डिस्कशन में भी कि साउथ के अगर हम स्टेट्स की बात करें या फिर दूसरे छोटे जो स्टेट्स हमारे उत्तर में भी हैं उनकी बात करें, तो उनके कंपैरिजन में हमें लगता है कि अभी छत्तीसगढ़ में बहुत काम होना बाकी है। लेकिन मैं एक बात मानता हूं कि क्योंकि सकारात्मकता और एक सही सोच के साथ अगर आप किसी काम को कर रहे हैं तो धीरे ही सही, लेकिन आप अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर आप ये कहें कि हमारी जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो हायर एजुकेशन में है वो अगर 20% के आसपास है, तो हम ये मानते हैं कि जो हमारे प्राइवेट स्कूल और जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं वो जिस तरह से कार्य कर रहे हैं, अगर मैं अपने स्कूल के विषय में थोड़ा बताना चाहूँ तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि बच्चों को आगे का रास्ता देंगी वो हम करने का प्रयास करते हैं। जैसे नई शिक्षा नीति FLN की बात करती है, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, तो उसके ऊपर जो फाउंडेशनल 5 साल हैं जो कि आपके नर्सरी से लेकर कक्षा 2 तक हैं, उनमें बच्चों के ऊपर जिस तरीके से काम होता है उनका एक बेस बनता है। उसके बाद उसी तरह से आगे के 3 वर्ष, फिर आगे के 3 और आगे के 4, क्योंकि पहले 10+2+3 प्रणाली थी जो कि 1986 वाली एजुकेशन पॉलिसी में थी, अब 5+3+3+4 है। तो उसमें हम लोग प्रयास करते हैं कि बच्चों को मल्टीपल डिसिप्लिन हम दें, जैसे कि फॉरेन लैंग्वेजेस हम प्रयास करते हैं कि 6ठी क्लास से लेकर हम फ्रेंच और जर्मन भी अपने स्कूल में हमने इंट्रोड्यूस की है। AI के ऊपर 9th से लेकर करिकुलम में उनको डालने का रखा है। साथ ही साथ 19 से 20 विषय कक्षा 11th और 12th में भी। तो मैं ये मानता हूं कि संसाधनों की कमी सरकारी स्कूलों में उस तरह की नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं कहीं हमें दिखता है कि कहीं अध्यापक कम है, कई जगह पे जो भवन है वो जर्जर स्थिति में है। तो इस तरह से एक कुछ मल्टीपल कारण हैं जो मैं छत्तीसगढ़ की शिक्षा को जब देखता हूं, चाहे हम प्राइवेट स्कूल भी एक गवर्नमेंट स्कूल के नोडल के अंतर्गत काम करते हैं, तो वो ज्ञानवान है, वो जानते हैं चीज़ों को। लेकिन समस्या ये है कि उनके स्कूलों में जब हम जाएं तो देखते हैं साधन की बहुत कमी है। तो साधन की कमी के कारण वही बच्चे जिनके पास उतनी अफोर्डेबिलिटी नहीं है वो वहाँ जा रहे हैं, और जिन बच्चों के पास अफोर्डेबिलिटी है वो फिर प्राइवेट स्कूलों की तरफ देख रहे हैं। लेकिन मुझे ये लगता है कि जो वर्तमान सरकार है विष्णुदेव साय जी की, उनका जो प्रयास मुझे दिखता है, तो मुझे लगता है कि जिस तरह से NEP के लिए क्रियान्वयन के लिए जितनी चिट्ठियां हमें CBSE से आती हैं
उतनी ही हमें शिक्षा अधिकारी के यहाँ से भी आती है। तो लगता है कि जैसे हैंड इन हैंड, हाथ में हाथ लेकर हमारी राष्ट्रीय सरकार और जो प्रदेश की सरकार है वो इसमें पूरी तरह से संकल्पित दिखती है। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में सकारात्मक चीजें बहुत बेहतर ढंग से बढ़ के आगे आएंगी और बच्चों के अंदर भी जब ये कौशल विकास और सब तरह की चीजें जाएंगी तो छत्तीसगढ़ मुझे नहीं लगता है कि 20-25 साल पहले जहां था आज बहुत आगे है और आने वाले समय में मुझे लगता है कि और आगे एक अग्रणी राज्य के रूप में बढ़ेगा। जी मैं एक बात बस इसमें ऐड कर दूं, इफ द प्रूफ लाइज इन द पुडिंग, छत्तीसगढ़ बहुत अच्छा कर रहा है। केवल कृष्णा पब्लिक स्कूल के, मैं तो अपने स्कूल का बता सकता हूं, 5 बच्चे इंटरनेशनल मेडल एजुकेशन ओलंपियाड्स में ला चुके हैं, 7 बार इंटरनेशनल ओलंपियाड में रिप्रेजेंट कर चुके हैं। भारत के आरबीआई का क्विज हुआ, नेशनल विनर छत्तीसगढ़ के 2 बच्चे, केपीएस के बच्चे। 25 से ज्यादा नेशनल क्विजेस में नेशनल टीवी पे नजर आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में जो कैपेसिटी है उसमें कोई भी डाउट नहीं है। सर की बात सही है, स्केल पे कैसे होगा दैट्स समथिंग टू डील विथ, बट छत्तीसगढ़ में एजुकेशन बहुत अच्छा चल रहा है। ठीक है, जोरदार तालियां इसके लिए होना चाहिए। हम सब अपनी कर्मभूमि पर हैं। राजकुमार कॉलेज से कर्नल अविनाश जी हमारे साथ हैं। आरटीई को लेकर कह रहे हैं कि पेरेंट्स और स्टूडेंट्स के फेवर में ज्यादा है राइट टू एजुकेशन। सर, ऐसा क्यों लगता है आपको? नहीं, मेरा ये कहना है कि जब गुरु पूर्णिमा आती है तो पूरा आपका जो फोन का व्हाट्सएप है वो मैसेजेस से भर जाता है, जिसमें कि श्लोक भी होते हैं और लोग आपका कह रहे होते हैं कि बहुत अच्छा है गुरु, और गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है। लेकिन इन डे टू डे लाइफ जो एक इज्जत मिलनी चाहिए एक शिक्षक को, वो शिक्षक को इज्जत अब हमारा समाज उस हिसाब से नहीं दे रहा है जितनी मिलनी चाहिए। और स्कूल्स को जो आम समाज है वो सर्विस प्रोवाइडर ज्यादा समझता है और गुरु या शिक्षक कम समझता है। अगर कोई भी चीज बच्चे के साथ गलत या गलत राह पे होती है तो उसका सबसे पहला ब्लेम जो है वो स्कूलों को दिया जाता है और शिक्षकों को दिया जाता है, जबकि द फैक्ट रिमेन्स कि 5 से 7 घंटा बच्चा जो है स्कूल में रहता है और बाकी समय बच्चा जो है वो घरों में रहता है। वन ऑफ द मेजर कॉजेज फॉर दिस जो युवा पीढ़ी का जो एक इस समय थोड़ा सा मेंटल फ्रेम मुझे लगता है कि जो होना चाहिए शिक्षा की तरफ उतना नहीं है, उसका कारण है कि अभी तक हम लोगों ने अपना बच्चों का जो मोबाइल फोन है उसको अनरेगुलेटेड छोड़ा हुआ है और उसके कारण जो एज इनअप्रोप्रिएट कंटेंट है वो बच्चों तक पहुंच रहा है और ये बड़ा एक ज्वलन टॉपिक है। तो इसमें क्या होता है कि बच्चा ये सोचता है कि हमको सारा ज्ञान तो हमको फोन दे देगा, तो गुरु की क्या आवश्यकता है। बात वहां से शुरू होती है, वो उसके बाद गुरु और शिष्य में जो भी संवाद होता है फिर बात ऊपर बढ़ती है, तो पेरेंट्स भी जो है वो हर चीज में स्कूल और गुरु को दोषी मानते हैं एक तरीके से। तो ये एक ऐसी चीज है जिसमें समाज को भी समझना पड़ेगा कि अगर दवाई खानी है और कड़वी दवाई खानी है उसी से मर्ज ठीक होता है। ये मेरा कहना। तो ठीक है सर, आपने जो बोला मोबाइल एक बड़ी समस्या निकल कर आई। इससे पहले भी जिस सेशन में डिस्कशन हुआ इससे लेकर जो हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म है उससे लेकर बातचीत हुई, तो इस पर हम चर्चा करेंगे विस्तार से। एक सर आशुतोष जी आपसे एक सवाल है भाई, एक कोचिंग इंस्टीट्यूट को लेकर एक सवाल है मेरा आपसे। समानांतर व्यवस्था शुरू हो गई, एक तरफ ट्यूशन फीस आप लोग लेते हैं और कई बार उससे ज्यादा कोचिंग संस्थान चल रहे हैं। ये समानांतर व्यवस्था आपको कितना परेशान कर रही है, या फिर पेरेंट्स ये सोचते हैं कि हमें जब कोचिंग में ही पढ़ाना है तो हमें प्राइवेट स्कूल में क्यों पढ़ाएं फिर हम? ये थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग दिस अप, बड़े दिल के करीब बात है ये। इसके 2-3 पहलू मैं सामने लाना चाहूंगा। पहली बात जो आपने कही समानांतर व्यवस्था की, तो इतना रिस्पॉन्सिबल चैनल है, इतना रिस्पॉन्सिबल मीडिया है, प्लीज कोचिंग को
समानांतर व्यवस्था न कहें, ये शब्द ही बोलना छोड़ दें। कारण क्या है कि स्कूल में जो शिक्षा है वो एक होलिस्टिक है, समायोजित। कोचिंग की जो शिक्षा है, और वो बेईमानी नहीं करते, वो बोलते हैं मैं कंपटीशन की तैयारी करा रहा हूं। वो बेईमानी नहीं करते, ईमानदारी से कहते हैं मैं कंपटीशन की तैयारी करा रहा हूं ना। ये जो कंपटीशन है ये हमारे पूरे शिक्षा व्यवस्था में सबसे आखिरी में आता है। कोलैबोरेशन आता है, एम्पैथी आती है, दूसरों के प्रति रेस्पेक्ट आता है, ये सब ये स्कूल करता है। तो कोचिंग समानांतर व्यवस्था नहीं, ये मेरी पहली सब पॉइंट है। एक दूसरा जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात हो गई है वो है जो इससे पहले वाले सेशन में डिस्कस डिबेट में बार बार आया कि हायर एजुकेशन में गवर्नमेंट कॉलेजेस की इंपॉर्टेंस बढ़ गई है, प्राइवेट कॉलेजेस में ऐसा। तो ये जो हायर एजुकेशन की कम सीटों पे कुछ लोगों की इंपॉर्टेंस पर उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ गई, चाहे वो मेडिकल की सीटें हों तो, चाहे वो इंजीनियरिंग की सीटें हों तो, जी आईआईटी की सीटें होना जरूरी है। एक अच्छा इंजीनियर जो है वो भिलाई में नहीं बन सकता, ये सोच आ गई, राइट। ये सोच अब वो क्यों आई, कौन जिम्मेदार है, मैं उस पर नहीं जाता, पर ये इंपॉर्टेंट हो गया कि डेटा कहता है कि जेई के एग्जाम में 25 लाख बच्चे बैठते हैं, नीट के एग्जाम में 25 लाख बच्चे बैठते हैं, और नंबर ऑफ सीटें 1 लाख हैं या 15-20 हजार हैं। इस चीज का फायदा जो कोचिंग व्यवस्था है वो कंपटीशन के नाम पर लेती है। नुकसान क्या है उससे? हमारा जो पेरेंट है, आप भी पेरेंट है, आपने कहा, मैं भी पेरेंट हूं, मेरी 2 बेटियां हैं, मैंने दोनों बेटियों को कोचिंग नहीं भेजा। बाय द वे, सेल्फ स्टडी करो। एक बेटी सर के स्कूल कॉलेज में मेडिकल पढ़ रही है, इंजीनियरिंग मेडिकल कॉलेज में आईपी मिश्रा सर के यहाँ। एक बच्ची ने बीए इकोनॉमिक्स किया है अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी से, दोनों बड़ी काबिल हैं। मेरा कहना यह है कि इस व्यवस्था को जब पेरेंट सोचने लगता है कि मुझसे कुछ छूट जाएगा यदि मैं स्कूल में न भेजूं और कोचिंग में भेजूं, तो वो छूटा हुआ मिल जाएगा। सर 1 मिनट, मैं टोक रही हूँ यहाँ पर, लेकिन आपकी क्लासेस में भी तो संख्या ज्यादा होती है ना। हर पेरेंट को लगता है कि मैं खर्च कर रहा हूँ तो मेरे बच्चे को प्रॉपर अटेंशन मिले। बिल्कुल, ये गलत सोच ही है, क्योंकि किसी एलएन कोचिंग में 200 बच्चे एक साथ पढ़ते हैं, ये सोच नहीं सही है। फिर समझिए, कंपटीशन की तैयारी आपको करानी है, आप किसी कोचिंग में जाके कंपटीशन की तैयारी करवा रहे हैं। कोचिंग वर्ड क्या है, कहां कोच यूज होता है? स्पोर्ट्स में कोच वर्ड यूज होता है। कोच क्या करता है? क्रिकेट का कोच क्या करता है? खड़े होता है साथ में, देखता है तुमने बॉलिंग क्या की, उसमें क्या गलती थी, मैं तुम्हारे हाथ पकड़ के सही करवाता हूं। कोच वो होता है। कोचिंग में कोचिंग नहीं होती है। कोचिंग में एक व्यवस्था है जहां हजारों लोगों को पढ़ाया जाता है, सीटें 10,000 ही हैं। आज सारी कोचिंग बंद कर दीजिए, फिर भी 10,000 सीटें भर जाएंगी। मेरी बात समझिए, जेई की तैयारी नहीं करना है, जीवन की तैयारी करना है बच्चों को। और जो इससे पहले कौशल की बात हो रही थी ना, वो सिर्फ हाथ के कौशल की नहीं, मानसिक कौशल की भी बात है। वो बच्चों का कौशल किल किया जा रहा है इस डमी सिस्टम में, इस स्कूल नहीं जाने के सिस्टम में, इस फर्जी कोचिंग इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि वो कोचिंग नहीं है, वाकई उसकी जरूरत है, हैंड होल्ड करने की जरूरत है। मैंने कहा अभी आपको कि क्विज में कोई आया क्योंकि कोचिंग हुई। हाँ। इन पर्सन आपको उस कंपटीशन की तैयारी करनी पड़ती है, लेकिन ये मतलब नहीं है कि मैं स्कूल ही न जाऊं और मैं जीवन के इतने सारी सीख न लूं और बस कोचिंग व्यवस्था चला रहा हूं। ये मेरे 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। ठीक है संजय रुंगटा साहब, मैं आपका रुख करते हुए आपसे मुझे ये समझना है कि चूंकि इसी सवाल से जुड़ा हुआ डमी कल्चर बड़ा है, इसीलिए जो कोचिंग संस्थान है उसके बाद डमी कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं सर ये कल्चर हमारे समाज को या हमारे बच्चों के लिए? चूंकि अभी सर ने कहा, और एनईपी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसमें भी यही है कि वोकेशनल पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, बच्चों की एक्टिविटीज पर, या जिन्होंने कहा कि जेई नहीं जीवन पर फोकस करना है। आपका इस पर सर क्या राय है? देखिए क्या है, हर पेरेंट चाहता है कि मेरा बच्चा फर्स्ट आ जाए। कंपटीशन जो है वो बच्चे से ज्यादा आज के दिन पेरेंट्स के दिमाग में है। ये जो कोचिंग की बात त्रिपाठी जी ने कही, एक तो उनको ये विश्वास रखना होगा, जब इतनी महंगी फीस हम मान रहे हैं कि प्राइवेट स्कूलों में फीस ज्यादा होती है,
पहली चीज तो उस पर आइए मैडम कि ये फीस ज्यादा क्यों होती है और उसके बाद भी वो पहले क्यों भरते हैं। कहीं ना कहीं बेहतर व्यवस्था है। जब हायर एजुकेशन में सबसे पहले गवर्नमेंट के कॉलेजेस भरते हैं तो ये रिवर्स स्थिति स्कूलों में क्यों है। आज स्कूल के ऑफिसर्स, जितने भी पॉलिटिकल जो भी सक्षम लोग हैं, उनके बच्चे भी प्राइवेट स्कूल में आते हैं। उनका डायरेक्ट एडमिशन नहीं होता तो कहीं से भी सिफारिश लग के आते हैं। तो कहीं ना कहीं पूरी व्यवस्थाएं मानती है कि प्राइवेट स्कूल बेटर कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ अकाउंटेबिलिटी होती है। हमारा स्टाफ अगर बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं देगा तो उस पर एक्शन हो जाएगा। क्या सरकारी स्कूलों में ऐसा कोई सिस्टम है? हाँ। तो मैं तो हमारी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। मैं पहली चीज तो ये बोलना चाहूंगा कि आज जो स्कूलों में स्कूल पे स्कूल खुले जा रहे हैं लेकिन शिक्षकों की भर्ती प्रॉपर नहीं है। तो जब तक सभी स्कूलों में प्रॉपर शिक्षकों की भर्ती न हो जाए तब तक कम से कम नए स्कूल न खोले जाएं। पहले उन्हें भर्ती, उनकी जो प्रक्रिया पूरी कर ली जाए। और टीचर्स की ड्यूटी, जैसे हम अपने टीचर को दूसरे कामों में नहीं लगाते, तो सरकार भी ये सुनिश्चित करे कि टीचर्स की दूसरे कामों में ड्यूटी न रहे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सीएम सर यहाँ होते तो और ही मजा आ जाता उनके सामने नहीं, आप ये बात कहते। आपके माध्यम से बात जरूर पहुंचेगी वहाँ। पुरेंद्र ठीक है मिश्रा सर। जी अब हैं। आपने शासकीय स्कूलों पर बोला है तो मैं एक प्राइवेट स्कूल पर बोलना चाहती हूँ। सेवा या मुनाफा? जी, सेवा या मुनाफा? मुनाफे के साथ सेवा। मैडम मैं कुछ जी इस विषय पे बोलना चाहूंगा। देखिए मैं त्रिपाठी साहब से बात कर रहा था यहाँ आने से पहले, तो हमने बोला प्राइवेट स्कूल्स बहुत सॉफ्ट टारगेट होते हैं। प्रेस के लिए भी मैं तो आपके मंच से बोल रहा हूँ, अगर एक बस से किसी बच्चे को धक्का भी लग जाता है प्राइवेट स्कूल की बस से या कुछ हो जाता है तो सबसे पहले एफआईआर जो है वो आज की डेट में प्रिंसिपल के ऊपर होता है, मैनेजमेंट को कटघरे में लगाया जाता है। तो प्राइवेट स्कूल्स हैव बिकम द विपिंग बॉय ऑफ द एंटायर समाज। बट द फ्लिप साइड ऑफ इट इज that every Saksham person also wants to send their children to private schools. So there must be something there. Now I like to define, मैं थोड़ा सा एक दो इंग्लिश के शब्द यूज करूंगा, प्रॉब्ली मेरी मतलब हिंदी में इतना मैं समझा नहीं पाऊंगा। तो एजुकेशन इज अ वेरी मिसअंडरस्टूड सब्जेक्ट फॉर द सोसाइटी एज आई सी इट। पीपल कंफ्यूज लिटरेसी विद एजुकेशन। लिटरेसी क्या? मैथमेटिक्स, इंग्लिश, लैंग्वेज, एसएसटी, फलाना ढिमकाना। लिटरेसी आप पढ़ के सीखते हैं या पढ़वा के आपको सिखवाया जाता है। एजुकेशन यू इम्बाइब, आप फील करके सीखते हो। जब 3 साल का बच्चा आपके स्कूल में आता है और अपना घर छोड़ के आता है, अपने माँ बाप को छोड़ के आता है और वो उस क्लास में बैठता है जहां पे 14-15 और बच्चे उसी की एज के बैठे हैं, और उनके साथ वो जब पूरा 3-4 घंटे बिताता है तो वो पहली अपनी एजुकेशन सीख रहा है। कोई उसका टिफिन खा जाएगा, वो किसी का टिफिन खा जाएगा, उनका झगड़ा भी होगा, उनकी दोस्ती भी होगी। वहां से समाज की कहानी शुरू होती है और उसको हम बिल्कुल मैथमेटिकल उस पे टर्म्स में बदल रहे हैं 9वीं 10वीं तक आते आते कि कोचिंग सेंटर ज्वाइन कर लो, केवल एक सेट फॉर्मेट में रोबो की तरह लगे रहो, रोबोट की तरह लगे रहो सुबह से रात तक। आप बच्चों को एजुकेशन नहीं दे रहे हैं, उनको आप एक ह्यूमन रोबोट बना रहे हैं। एजुकेशन इज मच मोर देन योर मार्क्स, मच मोर देन क्रैकिंग अ कंपटीशन। आफ्टर ऑल जो आप आईआईटी या कोई भी जेईई की लिस्ट देखते हैं उसमें 50 बच्चों की फोटो होती है इन्होंने क्रैक किया है। वो 50,000 बच्चों की फोटो क्यों नहीं है जिन्होंने नहीं क्रैक किया है? उनका क्या होगा फिर? बिल्कुल सही, बिल्कुल बिल्कुल सही। सो वी मस्ट अंडरस्टैंड व्हाट एजुकेशन इज। और अगर आप अच्छी एजुकेशन दे रहे हैं, मार्क्स की बात नहीं कर रहा हूं मैं, अगर आप अच्छी एजुकेशन दे रहे हैं तो आप समाज में एक अच्छा नागरिक भेज रहे हैं जो समाज में हमेशा पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन ही देगा। ठीक। लेकिन इसके साथ साथ अब आपका पैरेलल आपका दुश्मन भी खड़ा हो गया, और वो मुझे लगता है यशपाल सर मोबाइल की वजह से टीचर्स का रिस्पेक्ट खत्म हो गया। मोबाइल की वजह से टीचर्स की जरूरत खत्म हो रही है। मोबाइल की वजह से बच्चों को लगता है कि हमें स्कूल क्यों जाना है, हमें सब कुछ गूगल पे मिलेगा, बहुत मुश्किल होगी तो हम फिर चैट जीपीटी तो है ही, तो उससे पढ़ाई कर लेंगे। और कई बच्चे यही कहते हैं। रीडिंग हैबिट भी खत्म हो गई बच्चों की। कितना गंभीर है। और चूंकि अभी आशुतोष जी कह रहे थे कि आप मीडिया वाले तो हम सामने कह देते हैं आपको कि आप लोग इसके लिए कुछ करिए, कोचिंग के लिए, तो आप लोग सब मिलके मोबाइल के लिए कुछ करिए। हम लोग भी परेशान हैं, आप लोग भी परेशान होंगे। बहुत ही वाजिब प्रश्न है मैम आपका। जहां तक मोबाइल की बात है, क्योंकि यूज और अब्यूज
वो इंसान के ऊपर निर्भर करता है। जहां तक बच्चों की बात है, तो बच्चों को हम जब समझाते हैं तो मुझे क्या लगता है कि पेरेंट्स को घर पे, क्योंकि बच्चे का मोबाइल यूसेज जो है वो घर पे है, स्कूल में तो हम लोग बैन रखते हैं कि स्कूल में तो कोई मोबाइल लेके आ नहीं सकता, तो घर पे जब मोबाइल बच्चा यूज करता है तो उसमें मुझे क्या दिखता है कि जब बच्चा छोटी आयु का है तो माँ बाप देखते हैं कि बार बार उनकी अटेंशन सीख कर रहा है, तो इससे अच्छा इसको मोबाइल पकड़ा दो और ये थोड़ी देर के लिए चुप होके बैठ जाएगा या अपना उसमें खेलता रहेगा। दूसरी चीज हम देखते हैं कि घर में हमारे लिए एक अलग कोड ऑफ कंडक्ट है और बच्चे के लिए एक अलग कोड ऑफ कंडक्ट है। तो मैं मानता हूं कि हम क्या करें कि घर पे एक कोड ऑफ कंडक्ट हमारा मोबाइल का होना चाहिए जो सब पे लागू हो, और वो इस तरह से होना चाहिए कि देयर शुड बी सम प्लेसेस विच आर नो मोबाइल जोन्स। जब आप खाना खा रहे हैं, जब आप फैमिली टाइम बिता रहे हैं, जब आप अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, ऐसे इसी तरह से जब आप सो रहे हैं, तो ऐसे कुछ आपके ऐसे क्षण होने चाहिए जिनमें मोबाइल आपसे दूर हो। मैं इसमें एक जीवंत एग्जाम्पल आपको दूंगा। एक बार एक पेरेंट मेरे पास आया और मुझे कहता है कि मेरा बेटा मोबाइल नहीं छोड़ता। तो मैंने उनसे प्रश्न पूछा, आप मोबाइल कितना इस्तेमाल करते हैं? तो उन्होंने कहा मैं भी नहीं छोड़ता। तो मैंने कहा जब ये स्थिति इस तरह की है तो फिर आप बच्चे में कैसा चेंज चाहते हैं? तो मैंने उन्हें एक सुझाव दिया और मैंने कहा कि आप सोचिए इस बारे में, आप अपने काम पे जितना मर्जी मोबाइल इस्तेमाल करो जी। एक बार आप घर आ गए तो घर की एक ही मोबाइल पॉलिसी है, सभी को 9:30 बजे या 10 बजे अपने मोबाइल लिविंग रूम में छोड़ने हैं। आप रिंगटोन ऊंची रखिए, अगर फोन आए तो सुनने चले जाएं, अदरवाइज आप अपना फोन वहां रखें और रेडिएशन से दूर रहें। तो लगभग 2 हफ्ते बाद वो मेरे पास आए और उन्होंने मुझे कहा कि हमने इसे फॉलो किया कि सर अब नींद भी अच्छी आ रही है, सपने भी आ रहे हैं और रेडिएशन से दूर हैं। हर समय नोटिफिकेशन देखना, वो फोमो का डर, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कुछ हो जाएगा मुझे पता नहीं चलेगा, तो वो सारी चीजों से उन्होंने कहा कि वो एंजाइटी हमारी खत्म हो गई। और दूसरा जो विषय आपने साथ में उठाया कि बच्चों की रीडिंग हैबिट, अब क्या होता था कि हम लोग लाइब्रेरी में जाते थे, बुक्स इशू करवाते थे, फिर वो तय समय के लिए मिलती थी और फिर हमें वो वापस करनी होती थी। तो हम कोशिश करते थे कि उसको जल्दी से जल्दी पढ़ें, उसमें से नोट्स बनाएं और फिर हमें उसे वापस करना है। अब क्या हो गया कि बच्चे एकदम से गूगल करते हैं, चैट जीपीटी पे जाते हैं, उस सब के कारण उनको जनरलाइज्ड आंसर्स मिलते हैं, स्पेसिफिक नहीं मिलते। वो जनरलाइज्ड आंसर्स, कोई बच्चा 10th में है, 9th में है, 7th में है, सब एक ही जैसा ज्ञान पा रहे हैं, तो वो अल्टीमेटली उनका एज स्पेसिफिक या क्लास स्पेसिफिक नहीं है। तो मेरा ये मानना है कि मोबाइल ने रीडिंग हैबिट को कम किया है, क्योंकि जो मुझे 20 पेज पढ़ के ज्ञान मिलना था, मैंने चैट जीपीटी पे लिखा गिव मी समरी ऑफ द नॉवल गाइड, इट विल गिव मी अ समरी विद इन नो टाइम। तो क्या होता है कि मुझे लगता है कि मैं इतना समय क्यों दूं, मुझे तो एकदम समरी मिल गई। तो वो रीडिंग हैबिट उसके कारण कम हुई। मुझे क्या लगता है कि स्कूल में रीडिंग क्लब्स और उसके साथ साथ जैसे सीबीएसई ने जो चालू किया है, जो लागू किया है, वो है कि एएसएल, जिसमें कि असेसमेंट ऑफ स्पीकिंग एंड लिसनिंग बच्चों को करवाई जाती है, जिससे कि वो रीड करेंगे एंड दे विल बी आंसरिंग क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दैट। तो मैं मानता हूं कि कुछ इस तरह के रीडिंग क्लब्स और कुछ उसके ऊपर पेरेंट्स बच्चों को सपोज कुछ बुक्स हर महीने दें और जब वो उनको पढ़ लें, उसकी एक समरी लिखें, उसके बाद उनको कोई आउटिंग ले जाएं, उनको डिनर पे ले जाएं, उनको पिकनिक पे ले जाएं, तो उससे उनको प्रोत्साहन मिलेगा। सर यही तो मैं कह रही हूँ कि स्कूल में बैठकर ऐसे बोलना बहुत आसान होता है, लेकिन वो बच्चे जो मुझे लगता है सबसे ज्यादा समय आप लोगों के साथ बिताते हैं, वो आप लोगों की नहीं सुनते, जबकि उनको पता है ये टीचर है, ये पीटेंगे भी, ये पनिश भी करेंगे, उसके बावजूद भी तो आपको लगता है पेरेंट्स की बात सुनेंगे वो, मोबाइल के रहते। प्रैक्टिकली थोड़ी दिक्कत होती है सर। देखिए मैं बता रहा हूं आपको, जो सर ने कहा यू हैव टू लीड बाय एग्जाम्पल। मंदिर में आप पांव जूता खोल के जाते हैं, आपने बच्चे को जूता खोलना नहीं सिखाया, वो जूता खोलना अपने आप सीख गया। ठीक है, आप दादाजी आते हैं यहाँ पे, सभी बड़े लोग हैं, मेरा बाय डिफॉल्ट पांव छू के प्रणाम करता हूँ सामाजिक व्यवस्था में, क्योंकि जब मैं देखा तो मेरे बड़े भाई, मेरे पिताजी वो काम करते थे। तो सीधी सी बात है, जिस घर में किताबें पढ़ी जाती हैं उस घर के बच्चे किताब पढ़ते हैं। जिस घर में किताबें खरीदी जाती हैं आज भी उस घर के बच्चे किताबें पढ़ते हैं। देखिए, यू हैव टू लीड बाय एग्जांपल 1 एंड दिस एवरीबॉडी हैज टू। स्कूल भी बोल के नहीं चल सकता। अगर स्कूल में ये रेस्पेक्ट देना है, एक बच्चे को रेस्पेक्ट देना, उसकी आइडिया को रेस्पेक्ट देना है, अगर स्कूल नहीं करेगा, बच्चा स्कूल की रेस्पेक्ट नहीं करेगा। इसमें पेरेंट अगर टीचर की रेस्पेक्ट नहीं करेगा, सर ने कहा
नहीं करेगा तो क्या बच्चा रेस्पेक्ट करेगा? तो everybody has to lead by example, whether it is the child, whether it is the parent, whether it is the school, they will have to lead by example. Reading habits will come only when we are reading. When school is reading together, when the parents are reading together, reading habits will come. ठीक है, संजय रुंगटा सर एक मिनट में थोड़ा सा इसमें और ऐड करना चाहूंगा कि ऑलमोस्ट जितना लोग बैठे हैं या तो वो पेरेंट्स होंगे या उस स्टेज पे आ रहे होंगे, हम लोग को बहुत कॉशियस हो जाना चाहिए, क्योंकि देयर इज एन ऑर्केस्ट्रेटेड, इन माय व्यू एंड इट इज आल्सो अ व्यू ऑफ अ लॉट ऑफ अदर पीपल, देयर इज एन ऑर्केस्ट्रेटेड अटैक ऑन ह्यूमैनिटी व्हिच इज कमिंग फ्रॉम टेक्नोलॉजी. Absolutely. And what is happening is that the AI machines are now mutating, and a story is being fed that for most of the things that the humans were doing till now will be taken over by machines. TCS is sacking 12,000 employees because AI is doing most of the basic work. Similarly, the same thing is being fed to the industries and all those functions. Now you tell me कि आप इतने पैसे खर्च करके और आप कोचिंग सेंटर भेज के बच्चे को और एक स्पेसिफिक कॉलेज में एडमिशन दिलवा रहे हो, एक स्पेसिफिक कोर्स में एडमिशन दिला रहे हो, 4 से 5 साल बाद बच्चा जब वहां से निकलेगा तो पता ये चलेगा कि उसके जो उस लाइन के कोई जॉब्स बचे ही नहीं है. तो शिक्षा इम्बाइब, मैंने बोला शिक्षा फील करके सीखी जाती है, पढ़ना लिखना उसका एक पार्ट होता है. अगर ऑल राउंडेड आप शिक्षा दे रहे हैं तो बच्चा कुछ ना कुछ आगे चल के कर लेगा. ठीक है सर, आप उसको वन डायमेंशन में हम ये भेजेंगे सोच रहे तो थे वही हम होगा. मीडिया वाले हैं तो हम पेरेंट्स की व्यथा आपके सामने रखेंगे. आपने तो मंच पर आके अपनी पीड़ाएं इतनी सारी बोली तो मुझे लग रहा है मैं क्या पूछूं पेरेंट्स की तरफ से. सर 37% स्कूल है प्राइवेट छत्तीसगढ़ में, यदि मैं ठीक हूं तो सर. तो ऐसे में ये जो कोचिंग संस्थान पर बात कर रहे हैं, मोबाइल पर बात कर रहे हैं, पेरेंट्स के घर में कैसा माहौल मिलता है इस पे बात कर रहे हैं. सर क्या आपको लगता है कि निजी स्कूल सिर्फ परसेंटेज पर ही फोकस कर रहे हैं, बाकी चीजों पर नहीं? नहीं, ऐसा नहीं है. अगर आप सक्सेसफुल लोगों को देखेंगे, मैं कम से कम छत्तीसगढ़ की बात करता हूं, अगर जो बच्चे सक्सेसफुल निकल रहे हैं, जो आगे चल के IIT क्रैक कर रहे हैं, जो मेडिकल में नीट में स्कोर ला रहे हैं, वो सब सक्सेस आपको 95% जो है वो प्राइवेट स्कूलों से ही मिल रहे हैं, जबकि हमारी संख्या बहुत कम है. तो ऐसा नहीं कि हम लोग सिर्फ परसेंटेज पे फोकस कर रहे हैं. ऑल अराउंड जितनी फैसिलिटी प्राइवेट स्कूलों में है, आज मैं गवर्नमेंट स्कूल की बात तो नहीं करना चाहता, लेकिन जितने भी अच्छे प्राइवेट स्कूल है वहां आप देखेंगे ऑडिटोरियम है, वहां पे संगीत की भी बात होती है, वहां नृत्य की भी बात होती है, वहां स्पोर्ट्स की बात होती है. आज नेशनल लेवल पे हमारे छत्तीसगढ़ के बच्चे जाके परफॉर्म कर रहे हैं और अपना नाम रोशन कर रहे हैं. ठीक है सर, इस पर मैं आपकी राय इसमें मैं थोड़ा सा रुंगटा जी से मेरा विषयांतर है. प्राइवेट स्कूल अच्छा कर रही है उसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन सरकारी स्कूल अच्छा नहीं कर रही है ऐसा नहीं. इस पे तो मैंने कहा ही नहीं. मैंने कहा वो मेरा विषय नहीं है. टीचर्स ही नहीं है आपके, आप लोग समय पे भर्ती नहीं करते हैं, सुविधाएं नहीं देते. छत्तीसगढ़ में सीजी बोर्ड का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ, उसमें 91 बच्चे मेरिट में, 91 में से 76 बच्चे सरकारी विद्यालय के थे. CBSE बोर्ड्स के रिजल्ट आप देखिए, जवाहर नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय के रिजल्ट हैं, वो रिजल्ट जो है वो उसके सामने प्राइवेट स्कूल के रिजल्ट 19 ही होते हैं. वहां के बच्चे जितने परीक्षाओं में सेलेक्ट होते हैं, जैसे आशुतोष जी ने बताया कि बिना कोचिंग के भी बच्चे सेलेक्ट होते हैं. केंद्रीय विद्यालय के बच्चे जो JEE नीट या बाकी एग्जाम में सेलेक्ट होते हैं, सैनिक स्कूल में सेलेक्ट होते हैं. सैनिक स्कूल में सेलेक्ट होने वाले 90% बच्चे सरकारी विद्यालयों के होते हैं. तो मेरा यह कहना है कि सरकारी स्कूल को हम थोड़ा न्यूनतम आंक रहे हैं, ये थोड़ा सा मुझे नहीं, न्यूनतम आंकने का तो हमारा ना पावर है ना हमारा डोमेन है. और छत्तीसगढ़ में आज भी मैंने बताया कि जो हमारे 55,000 विद्यार्थी, 55 लाख विद्यार्थी जो स्कूली विद्यार्थी हैं, 55 लाख में से मोर देन 50 लाख स्टूडेंट्स सरकारी स्कूल्स के हैं और बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं. 2 साल पहले प्रधानमंत्री जी की जो परीक्षा पे चर्चा का कार्यक्रम हुआ था, उस इतने बड़े कार्यक्रम का संचालन दिल्ली में केंद्रीय विद्यालय रायपुर क्रमांक 1 WRS कॉलोनी की स्टूडेंट ने किया. तो किसी भी क्षेत्र में सरकारी विद्यालय के बच्चे कम नहीं है. हाँ, प्राइवेट स्कूल अच्छा कर रहे हैं, इस बात में कोई दो मत नहीं है, लेकिन एक तरफ सरकारी विद्यालय बिना शुल्क के उतनी सुविधाएं नहीं, उसके बच्चे भी जो परफॉर्म कर रहे हैं,
प्राइवेट स्कूल संसाधन के पश्चात फिर भी शुल्क फिर के भी बाद यदि भी वो- विश्वास प्राइवेट की तरफ बढ़ा है तो इस पर सोचने की जरूरत है। अब समय समाप्ति की ओर है सर हमारा। एक छोटा सा रैपिड फायर राउंड आप लोगों से खेलना है जल्दी जल्दी। आशुतोष सर आपके साथ शुरू करें। ग्रेड या ग्रोथ? ग्रेड या ग्रोथ? ग्रेट या ग्रोथ? हाँ, दिस इज विद रेफरेंस टू द चाइल्ड। ग्रेड या ग्रोथ? सर रैपिड फायर है, आपको एक ही आंसर करना है जल्दी से। ग्रेड या ग्रोथ? ग्रो टुवर्ड ग्रेटनेस। मार्कशीट या माइंडसेट? डेफिनेटली माइंडसेट। सर टीचिंग या एंटरप्रेन्योरशिप? टीचिंग या टीचिंग या एंटरप्रेन्योरशिप? मेंटरशिप इज बेटर। ऑनलाइन और ऑफलाइन? ऑफलाइन इज ऑलवेज बेटर। रीडिंग या राइटिंग सर? राइटिंग। गूगल या टेक्स्ट बुक? गूगल यार। टेक्स्ट बुक? टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक, ठीक है। सर अविनाश सर, मैं आपकी तरफ रुक कर रही हूँ और आपसे पूछना है, ग्रुप स्टडी सोलो स्टडी? ग्रुप स्टडी और सोलो स्टडी? ग्रुप स्टडीज। ग्रुप स्टडीज, ठीक है सर। सर सेमेस्टर सिस्टम और एनुअल एग्जाम सिस्टम? For school, it's annual examination. We don't have choice of semester system. तो Semester system is not there. हाँ, सेमेस्टर सिस्टम इधर नहीं होता है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लेकिन जिस तरह से नई एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें फॉर्मेटिव कई असेसमेंट, आपको फॉर्मेटिव Obviously, असेसमेंट, semester if you say- system yes, or फॉर्मेटिव हाँ। असेसमेंट, ठीक, डेफिनेटली सर। फॉर्मेटिव असेसमेंट। इसमें मैम एक चीज और है कि जो दो बोर्ड एग्जाम्स की भी जो बात है उसमें भी ये नहीं है कि वो सेमेस्टर की तरह है। पहला बोर्ड एग्जाम उसी समय पे हो रहा है जब वो हर साल होता है 15 फरवरी के बाद, और दूसरा बोर्ड एग्जाम जो आमतौर पे हम लोग कंपार्टमेंट वाला सप्लीमेंट्री जो जुलाई में होता था वो मई में आ जाएगा। तो बच्चों को 2 अवसर और उसमें 3 विषयों तक वो जा सकते हैं। कक्षा 10वीं में 3 विषयों तक का एग्जाम वो दे सकते हैं, और जो बच्चे स्पोर्ट्स कंपटीशन में या कहीं जाते हैं उनको भी एक वैकल्पिक वो मिल रहा है, लेकिन वो सेमेस्टर नहीं है, 2 बोर्ड एग्जाम। ठीक है। अब समय मुझे इजाजत नहीं दे रहा और आप लोगों ने बहुत अच्छा एक सेशन किया। मुझे लगता है मेरी कोशिश थी कि वहां बैठे जो लोग हैं उनके कुछ सवाल पूरे हो जाएं। ये माध्यम से एक सवाल छूट रहा है, लेकिन जब तक यहाँ कोई नहीं है पूछ लूं क्या जी जी जी। कि ये जो आप लोग ये जो करते हैं ना कि हमारा स्कूल यहीं से किताबें खरीदिए, यहीं से जूता लीजिए, ये स्टिकर बैग में लगा होना चाहिए। निजी स्कूल वाले सारे बैठे हैं, एक साथ पूछूंगी आपसे, इसे खत्म करने के लिए कुछ कर रहे हैं अपनी तरफ से? हमारे विधायक महोदय भी ताली बजा रहे हैं इस बात पे। ऐसा नहीं है, ये ज्यादा देखिए होता क्या है कि हमें ये बताना होता है कि यहाँ पर आपकी किताब मिल जाती है, स्कूल से लें ये नहीं बोलते। हम ये बताते हैं कि किस स्टोर में अवेलेबल है। हाँ। और स्कूल इसमें भी क्या तो आप किताबों सब से नहीं बताते ना सर, कुछ एक बताते हैं कि कहाँ ही मिलेगी, नहीं। खाली वहीं ही मिलेगी। नहीं ऐसा नहीं है। हम अपना जो सिलेबस है वो किताबें हम अब नहीं तो 10 जगह जाके पेरेंट भटकेगा, उसे ये तो पता होना चाहिए कि इस 1 या 2 दुकान और में मैम 100% वेबसाइट के मिल ऊपर जाएगी। सभी को उपलब्ध करवानी है जानकारी, सभी स्कूलों की जानकारी वेबसाइट पे ठीक रहती है सेशन ठीक से सर। पहले। ठीक सर, बहुत बहुत आभार, बहुत शुक्रिया आप सभी का और हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतना समय हमें देने के लिए। धन्यवाद। थैंक यू। मैं आपके वो पेरेंट वाले क्वेश्चन पर लास्ट में खत्म कर दूं एक बात और। हमारे बच्चों को ना हार्ड वर्क या और बोरिंग काम करना छूट गया है क्योंकि एडिक्शन की लत लग गई है। आई थिंक बोरिंग काम करना सिखाना चाहिए बच्चों को। बहुत शुक्रिया आप सभी का। मैं सभी पैनलिस्ट से कहूंगा कि आप मंच पर ही रहिएगा। इस बीच एक छोटी सी गुजारिश आप सभी से मैं करना चाहता हूं कि पार्किंग में कुछ गाड़ियां खड़ी हैं, उसे व्यवस्थित करना है। इन गाड़ियों का नंबर मैं बता रहा हूं, आप जो है कृपया वहां चले जाएं। UP 14CR3812 इनके ड्राइवर चले जाएं। इसके अलावा CG04 QB 3870, CG04 Q 5119 इनके ड्राइवर्स जो हैं वो चले जाएं, व्यवस्थित करना है। और इसके अलावा CG04 MK 9913, CG07 BX 8544 तो इसके ड्राइवर्स जो हैं वो चले जाएं, गाड़ियों को व्यवस्थित करना है, ये ऐलान करना था। क्योंकि सीएम सर आने वाले, उनका मूवमेंट होना है, इसलिए बेहद ज़रूरी, तो प्लीज़ आप लोग इसे व्यवस्था कर लें। सेशन ये चला है, बहुत बेहतरीन चला है। अब सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूँगी मंच पर हमारे प्रधान संपादक हिमांशु द्विवेदी जी को। इसके अलावा हमारे बीच मौजूद हैं पुरंदर मिश्रा जी जो कि विधायक हैं रायपुर उत्तर के। सर प्लीज़ मंच पर आ जाइए, बहुत बहुत स्वागत है सर। तो ये सेशन रहा जिसमें IP मिश्रा जी मौजूद रहे, संजय जोशी जी मौजूद रहे, यशपाल शर्मा जी मौजूद रहे, आशुतोष जी मौजूद रहे, लेफ्टिनेंट कर्नल अविनाश सिंह मौजूद रहे, संजय रुंगटा जी मौजूद रहे। और आपने वाकई बहुत वैल्यूबल जो बातें की हैं वो सभी को मार्गदर्शन इससे मिलेगा। तो सम्मान के लिए सबसे पहले संजय जोशी जी को मैं आमंत्रित करना चाहूँगी, प्लीज़ सामने आ जाइए सर। सचिव हैं सरस्वती शिशु मंदिर रायपुर के, प्लीज़ तालियाँ बजा दीजिए एक बार।
बिल्कुल। इसके बाद यशपाल शर्मा जी, प्रिंसिपल दिल्ली पब्लिक स्कूल दुर्ग, उनसे आग्रह करूंगा कि वो सम्मान ग्रहण करने के लिए आगे आए। एक बार यशपाल शर्मा जी के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिएगा। आशुतोष त्रिपाठी जी से मैं निवेदन करूंगी, सर सामने आ जाइए। कृष्णा पब्लिक स्कूल रायपुर के चेयरमैन हैं। बहुत सारी आपने बातें की इस दौरान, शिक्षा ऑफलाइन की, ऑनलाइन, तमाम बातें हुई हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल अविनाश सिंह, प्रिंसिपल राजकुमार कॉलेज, आपसे सर आग्रह है कि आप आगे आए। एक बार जोरदार तालियां बजाएं लेफ्टिनेंट कर्नल अविनाश सिंह के लिए। संजय रुंगटा जी से मैं निवेदन करूंगी, सर सामने आ जाएं। चेयरमैन हैं संजय रुंगटा ग्रुप के, और ये सम्मान आपके लिए सर INH और हरिभूमि परिवार की तरफ से। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर सम्मान के